हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल यूनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सिविक्स की सीरीज़ में आज हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं। तो आइए, जो आपके लिए एसएससी, रेलवे, सीयूटी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए सीरीज़ का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 124 में ये कहा गया है कि भारत में जो है एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 में कहा गया है। तो इन सब का जो है न्यायपालिका का जो उल्लेख है भाग 5 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक का कार्य कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या और संरक्षण कौन करता है? संविधान की व्याख्या करने और संरक्षण करने का जो दायित्व है वो सर्वोच्च न्यायालय का है। संविधान की व्याख्या और संरक्षण करने का जो दायित्व है वो सर्वोच्च न्यायालय का है। यह हमारे संविधान की व्याख्या करते हैं और संरक्षक के रूप में हमारे संविधान की रक्षा करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो किसके अंदर सर्वप्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत जो है भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संसद के पास है। संसद के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, इसका अधिकार संसद को है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होने की योग्यताएं होती हैं, तो सबसे पहले योग्यता तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी योग्यता कि वो 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकील होने चाहिए, या तो 5 वर्ष तक जज होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो 10 वर्ष तक एडवोकेट रहें या तो 5 वर्ष तक जज रहें। और राष्ट्रपति की नज़र में कानून के जानकार होने चाहिए, ये उनकी योग्यता होती है। और इन मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कोलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। ये एक प्रणाली है जिसके तहत 5 जजों का जज समूह होता है और इन्हीं के द्वारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है तथार्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? तो वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, फ्रांस की न्याय प्रणाली से लिया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? तो सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? किस परिस्थिति में तथार्थ न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जाती है? तो न्यायालय के किसी न्यायालय में अगर न्यायालय के किसी भी सत्र में न्यायाधीशों का जो कोरम है, गणपूर्ति है, वो अगर पूर्ण नहीं है तब उस स्थिति में जो है की जाती है। तो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर या न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष तक एडवोकेट रहना चाहिए? हाई कोर्ट में कितने वर्ष तक हाई कोर्ट में जो है एडवोकेट रहना चाहिए? तो 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक जो है हाई कोर्ट में एडवोकेट या तो 5 वर्ष तक जज रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है 10 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कितने वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो वो न्यायाधीश तो थे न्यायमूर्ति वी रामस्वामी। न्यायमूर्ति वी रामस्वामी के तहत जो है महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, जो असफल रहा, सफल नहीं हुआ। तो न्यायमूर्ति वी रामस्वामी के खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो एक बार हमारे भारत में ऐसा हुआ भी है। जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो किस मुख्य न्यायाधीश ने जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? जस्ट मैंने आपको बताया, जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है काम किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है किसी न्यायालय में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ही चौथा वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है अंग्रेजी, इंग्लिश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में न्यायपालिका है, तो हमारे भारत में जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करती है। हमारे भारत की जो न्यायपालिका है एकदम स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करती है। ना ही वो संसद के अधीन है, ना ही राष्ट्रपति के अधीन है, वो एकदम स्वतंत्र निकाय है। तो उसका करेक्ट आंसर है वो स्वतंत्र है। हमारी जो भारत की न्यायपालिका है वो स्वतंत्र निकाय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायिक पूर्वालोकन का क्या अर्थ है? न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ क्या है? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है किसी भी राज्य के कानून को जो है सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर है चौथा वाला, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पूर्वालोकन की जो व्यवस्था है भारत और यूएसए दोनों की न्यायिक प्रणाली में है। भारत और यूएसए दोनों में है। तो उसका करेक्ट आंसर है भारत और यूएसए में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो उसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो कानूनी मामलों में यानी कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो वो किस स्थिति में जो है भारत का उच्चतम न्यायालय कानून के कुछ काम में जो है राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो जब राष्ट्रपति वो परामर्श मानता है तभी, जब वह ऐसी ही परामर्श के लिए कहता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा वाला। अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श मांगते हैं किसी कानूनी तथ्य के मामले में, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको परामर्श देते हैं। वो उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं और ना ही उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो केशवानंद भारती मामले में जो है केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए थे, हीरालाल जे कानिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहला महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सबसे पहली जो महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है फातिमा बीबी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन सी महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा जो है उनको सीधे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL जनहित याचिका लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो भारत के उस टाइम जब जनहित याचिका का जो प्रावधान लाया गया था तो उस टाइम जो PN भगवती न्यायमूर्ति थे, PN भगवती, और इन्हें हम जनहित याचिका यानी कि PIL का जो है जनक माना जाता है। PIL का जो है जनक माना जाता है, इन्हें जनहित याचिका का जो है जनक कहते हैं, PN भगवती को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी है वो संसद के पास वो अधिकार है, वो शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है संख्या बढ़ा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत की संसद को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अब यहाँ से उच्च न्यायालय का जो है क्वेश्चन प्रारंभ होता है। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। किसी राज्य में जो है एक से अधिक उच्च न्यायालय भी हो सकते हैं और किसी राज्यों के कई राज्यों को मिला के एक ही उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में की गई थी। 1916 ईस्वी में जो है पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है 1916 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो भारत का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, और भारत का ऐसा कौन सा मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका खुद का जो है अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ संघ शासित क्षेत्र में से मात्र एक ही ऐसा क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना न्यायालय है। ठीक है, तो वो अभी मैंने आपको बताया दिल्ली के पास जो है अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में साझा उच्च न्यायालय है? तो साझा अभी मैंने आपको बताया कि कई राज्यों का मिला के एक ही हाई कोर्ट होती है और कई राज्यों में एक से अधिक हाई कोर्ट होती है। तो किस राज्य का जो है साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा का जो न्यायालय है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट वो साझा है। महाराष्ट्र और गोवा का हाई कोर्ट जो है साझा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? तो यानी कि इन चारों ऑप्शंस में थे, यानी कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट या कोलकाता हाई कोर्ट या उड़ीसा हाई कोर्ट, किसका जो है क्षेत्राधिकार में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है न्यायालय आता है? तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है।
संसद द्वारा कानून बनाकर। संसद द्वारा कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों में जो है संघीय प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की जा सकती है। तो संसद द्वारा कानून बनाकर, इसका करेक्ट आंसर है संसद द्वारा कानून बनाकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल से भी परामर्श मांगते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसके परामर्श करता है? तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी से परामर्श लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली जो प्रथम महिला थी वो अन्ना चंडी थी। अन्ना चंडी थी, इसका करेक्ट आंसर है अन्ना चंडी। इसका करेक्ट आंसर है अन्ना चंडी, जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर मतलब पहली महिला थी जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई थी। अगले तो अब यहाँ हमारी सिविक्स की सीरीज का ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय